नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बात बिहार की, बिहार में आने वाले चुनाव की। नवंबर में किसी तारीख को वोटिंग होनी है। 4 चरण में होनी है, 3 चरण में होनी है, कितने चरण में होनी है, ये सब चुनाव आयोग को घोषित करना है। संभवतः इसी महीने, सितंबर के महीने में नोटिफिकेशन आ जाए कि अक्टूबर से शुरू हो जाए चुनाव और नवंबर किसी तारीख, क्योंकि 22 नवंबर तक सरकार बन जानी है। तो आप समझ सकते हैं सिर पे आ गया है, जो पानी है नाक से ऊपर उठ गया है। अब जो तैयारियां चल रही हैं ग्राउंड पे, हवा जो धीरे धीरे चल वाली मामला थे, अब एक तूफान के तरीके से वो हवा आने वाली है, झोंका आने वाला है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तूफान मचने वाला बिहार की राजनीति में। जो राष्ट्रीय नेता हैं उनका पर्यटन स्थल बनने वाला है बिहार। बड़ी तेज़ी से अगले 50 दिन, 30 दिन, 40 दिन सारे नेता अपने अपने हिसाब से बिहार पहुँचने का रास्ता देख रहे हैं। मायावती बसपा ने 2 दिन की सघन बैठक के बाद ये तय कर दिया 243 सीटों पर वो बिहार में चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। बहन मायावती जी का कार्यक्रम वहाँ लगना है अक्टूबर के किसी तारीख के बारे में। वहाँ से ग्राउंड से रिपोर्ट मंगाई जा रही है कि कहाँ कितनी रैलियाँ लगनी है, कौन सी यात्रा होनी है, जिससे इस बार आकाश आनंद चाहते हैं कि बसपा के प्रेजेंस को वो बिहार से शुरू करें, अपने मौजूदगी को बिहार शुरू करें। जब बसपा आएगी, आने वाली बात है, जो हाथी आने वाला है, तो कई को रौंदेगा। जो जितनी तैयारियां हो रखी हैं, अलग अलग पार्टियों ने दलितों के बीच अपना जो काम कर रखा है, खासकर चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की वजह से इस बार उस ढंग से एक्टिव नहीं है। तो क्या ऐसा है कि उसका लाभ उठाने वाली है बसपा, उनसे टूटे हुए, उनसे रूठे हुए वोटरों के बीच पैठ बनाने वाली है? इसके अलावा बहुत अलग अलग तरीके से काम हो रहे हैं। जैसे मुकेश सहनी अपने हिसाब से अपने वोट बैंक को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार बड़ी ताकतवर अंदाज में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको क्या बसपा के एक्टिविटी से नुकसान होने वाला है? बसपा जो अपने स्टैंड पर खड़ी होगी, जो तीसरा मोर्चा होगा, वैसे तीसरा मोर्चे में शामिल होने की बात इस बार वो कतई नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं अकेली लड़ेंगी। अकेली लड़ेंगी तो क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने वाला है, जिसने राजेश राम जैसे दलित चेहरे को सामने करके अपने होर्डिंग्स में शामिल करके बताया है कि इस बार दलितों का मसीहा बन के कांग्रेस पार्टी आना चाहती है। तो क्या उसको दरअसल नुकसान होने वाला है? खासकर राजेश राम का जो इलाका है, भोजपुर का इलाका है, मगध भोजपुर इलाका में बसपा के अच्छे वोट प्रतिशत है। इसके अलावा बसपा का जो वोट बैंक है वो वामपंथी दलों ने अपने आसपास समेट कर रखा हुआ है। जो भाकपा माले है, जो दीपंकर भट्टाचार्य की पार्टी है, वो बसपा के वोटरों की पार्टी है मोटे तौर पे भोजपुर के इलाके में। बसपा के एक्टिव होने से क्या ये वामपंथी धड़ा जो अभी तक महागठबंधन में है उसको कोई बड़ा नुकसान होने वाला है? उसके वोटर छिटक कर बसपा के पास जाने वाले हैं? तो ये सब होना है बिहार में। जैसे सिर्फ बसपा की बात क्यों कर रहे हैं हम ये भी बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का हनुमान बन करके संजय सिंह बिहार के मैदान में उतर गए हैं। वो भी अपने हिसाब से जो कुछ कोशिश कर रखे हैं, प्रशांत किशोर अपने अंदाज से, जो IT एक्सपर्ट हैं, जैसा कि हमने पिछले इसमें बुलेटिन में कहा है कि वो डिजिटल आर्मी को लेकर उतरे हुए हैं। उनके तर्कश में डिजिटल रथ है, रथ पे सवार हैं, और डिजिटल रथ के दूसरे माहिर खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल हैं। वो आने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि वो भी, अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के बिहार के तमाम सीटों पर लड़ने की कोशिश कर रही है। वो अपनी संदेश यात्रा निकालने वाले हैं संजय सिंह के हवाले से। इस बार मोर्चे पर संजय सिंह हैं, जिनके कर्तव्य निष्ठा पे कोई ज़्यादा सवाल कोई करता नहीं है, मेहनती व्यक्ति हैं। संदेश यात्रा लेकर के वो पूरे बिहार के में दौरा करने वाले, अपने हिसाब से संगठन को एक्टिव करने वाले हैं, लोगों को शामिल करने वाले। जाहिर तौर पर जिनका दिल टूटेगा जन सुराज से, टिकट के वहाँ टिकटार्थी के बहुत सारे टिकटार्थी हैं, तो उनके लिए एक विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी। जाहिर तौर पर इससे मुसीबत आएगी, मुसीबत बढ़ेगी, खास करके प्रशांत किशोर की, जो इन्होंने काफ़ी शिद्दत से तकरीबन 2.5 साल से 3 साल से बड़ी मेहनत से अपने वोटरों को सजाया है, कि एम्बिशन तैयार किया है, बिहार बदलाव की बात करनी शुरू की है। अगर उनके पार्टनर के तौर पर काम करने वाला अरविंद केजरीवाल आ जाए उनके बीच में, तो उनके जाहिर तौर पर उनका वोट बैंक थोड़ा सा खिसकेगा। क्योंकि वो जो वोट सीकर जो कैंडिडेट्स हैं उनके पार्टी में, कहते हैं हर सीट पर प्रशांत किशोर ने कम से कम 5 कैंडिडेट, सीरियस कैंडिडेट खड़ा कर रखे हैं। 5 को टिकट तो मिलना नहीं है, 1 को टिकट मिलना है। इसके अलावा 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए ऑप्शन है कि उनके लिए पीछे से रथ लेके आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। एक बनिया बनाया संगठन उनके हाथ लगने वाला है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल और बहन मायावती ही क्यों, ओबिदुल्ला ओवैसी पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सीमांचल के इलाके में ओबिदुल्ला ओवैसी आने वाले हैं और हलचल बड़ी तेज़ है। हर बार वो आते हैं, खेल बिगाड़ देते हैं। खेल किसका बिगाड़ते हैं? वो RJD का खेल बिगाड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ते हैं। इस बार प्रशांत किशोर ने बड़ी शिद्दत से कोशिश है मुसलमानों को अपने साथ शामिल किया। इस बार खेल उनका भी बिगड़ेगा ओबिदुल्ला ओवैसी के अटैक से। ओबिदुल्ला ओवैसी की नज़र लालू परिवार पर है, लालू परिवार के तेज प्रताप यादव पर है।
वो चाहते हैं इस बार अलायंस बने। पिछली बार उन्होंने एक अलायंस बनाया था बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ। इस बार वो चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव जो वेगा बाउंड है, खाली है, तेज प्रताप यादव को लेकर के ओबैदुल्ला ओवैसी कुछ चमत्कार करने वाले हैं। तेज प्रताप यादव अपने हिसाब से कोशिश में लगे पड़े हैं कि लालू परिवार के वोट बैंक को कैसे सरकाएं, इधर उधर बिखराएं। उन्होंने कई ऐसे सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जहां पर सीरियस प्लेयर हैं, कांग्रेस के महागठबंधन के प्लेयर हैं, वहां पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिससे जाहिर तौर पर महागठबंधन अंदर नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर छठी बैठक 15 सितंबर को होने वाली है। 15 सितंबर की इस बैठक में यह तय होना है कि किस दल को कितना मिलना है सीटें। कहते हैं महागठबंधन एक तनाव सा पैदा हो गया। तनाव इस लिहाज से पैदा हो गया है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को इस कदर माइलेज मिल गया है कि वो अपने हिसाब से बिहार में 50 सीटें जिसको कवर किया है इस 16 दिनों में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर, तो अपने संगठन को पुख्ता तौर पर मजबूत कर लिया। हर सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट मिल गए हैं। जो बिहार में ड्राई हो गई थी कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर, सिर्फ ये 50 सीटें ही क्यों, पूरे बिहार में कांग्रेस वर्कर सक्रिय हो गए हैं। पड़ोस के झारखंड से लोग दौड़े चले आए हैं, अपने अपने हिसाब से टिकट सीकर हैं। बहुत सारे झारखंड के पॉलिटिक्स में, कांग्रेस पॉलिटिक्स में एक्टिव नेता चाहते हैं इस बार बिहार से वो अपनी किस्मत आजमाएं। इस लिहाज से एक पार्टी को, जैसे हेमंत सोरेन ने मदद किया आकर के उनकी रैलियों में, तो पड़ोस का राज्य है झारखंड, ज़्यादा सब कुछ नहीं है, जो जातीय संरचना में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तो कांग्रेस को एक जो ताकत मिली है, जो अब तक दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी महागठबंधन में, दरअसल वो आश्रय रहा करती थी आरजेडी का आश्रय, आरजेडी के संगठन के आश्रय। राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा से ये हुआ है कि फ्रंट रन पे, ड्राइविंग सीट पे बैठ गई कांग्रेस पार्टी। और जब 15 तारीख को सीटों के बंटवारे में बातचीत होने वाली है, तो उसमें जाहिर तौर पे कांग्रेस अपने हिसाब से जो चाहती है 100 सीटें इस बार बिहार असेंबली सीट में, 100 सीटों पर उनकी दावेदारी उन्होंने लिख के दे दिया 125 सीटों में, और कहते हैं 100 से कम में मानेंगे नहीं। तो मामला अड़ने वाला है। और इसी बीच महागठबंधन कांग्रेस वाली सीटों पर तेज प्रताप यादव ने अपने कैंडिडेट घोषित करने शुरू कर दिए हैं। टीम तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट वहाँ कई महत्वपूर्ण, शाहबाद जैसे सीट हैं, सासाराम जैसी सीट है, बहुत सारी सीटों पे, जो कि उससे एक रिफ्ट सा बढ़ा है। लगता है कांग्रेस पार्टी को कि लालू परिवार पीछे से भितरघात कर रहा है, तेज प्रताप यादव को खड़ा करके कांग्रेस पार्टी के उन जगहों पर कैंडिडेट दे रहा है जहाँ पे उनका तेज प्रताप जीते, तेजस्वी जीते, उन्हें क्या, उस फैमिली को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इस खेल को कांग्रेस ने बड़ी तरीके से पकड़ा है और एक अलग सा रिफ्ट सा होता जा रहा है महागठबंधन के अंदर। अब तेज प्रताप यादव लालू यादव के कहने में मान जाएंगे उस बात पे, ऐसा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मामला कुछ आगे बढ़ गया। अगर तेज प्रताप यादव को जिस ढंग से वीवीआईपी पार्टी का समर्थन मिला है, प्रदीप साहनी का समर्थन मिला है, इसी ढंग से जिस ढंग से ओबैदुल्ला ओवैसी का आने की बात हो रही है, तेज प्रताप यादव के मनोहार में ओबैदुल्ला ओवैसी फंसाने वाले हैं, उनको अपने साथ ले जाने वाले हैं। तो बहुत कुछ ऐसा होने वाला है कि महागठबंधन के अंदर ये जो तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है, उससे मुश्किल आने वाली है। खासकर कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी का रिश्ता जो कहते हैं कि इसी वजह से तेजस्वी यादव ने अब सोचा कि वो खुद यात्रा पर निकले। आरजेडी की भी एक अकेले दम पे की यात्रा निकलनी चाहिए, इस बात की पैरवी होनी शुरू हो गई है, ताकि कांग्रेस को बताया जा सके कि दरअसल लोग आरजेडी के थे, उसमें जो आए थे वोटर अधिकार यात्रा के जन समर्थन के लिए। और जो कुछ भी हुआ आखिरी दिन में जाकर के जिस मंच से जो प्रधानमंत्री ने जिसे मुद्दा बना लिया है, जिसे एनडीए ने मुद्दा बना लिया है, उससे अपने को छिटक के अलग करना चाहते हैं तेजस्वी यादव आने वाली पॉलिटिक्स के लिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक महागठबंधन के अंदर भी तनातनी, सिर्फ महागठबंधन के अंदर ही तनातनी की बात क्यों करें। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बिहार चुनाव को नज़दीकी से देख रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में बिहार के बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई और बड़ी नाराज़गी जताई है। 26 अगस्त को जो अतरबेल के मंच से हुआ, अतरबेल दरभंगा जिला के उस मंच से हुआ, प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई, बड़ी भद्दी गालियाँ दी गई, तो उसे जिस ढंग से बिहार बीजेपी कोई बड़ा मसला नहीं बना पाई। और 6 दिन के बाद जब प्रधानमंत्री लौटे भारत, तब उन्होंने जो पहला कॉन्फ्रेंस किया, पहली जो मुलाकात की, जो उनकी विजुअल प्रेजेंस थी, उन्होंने जिस शिद्दत से इस बात को सामने रखी, 6 दिन तक यह मामला पूरा सोया रहा। भले ही छोटी मोटी घटनाएं हुई, सादकत आश्रम पे बीजेपी के नए आए कुछ नेताओं ने हमला किया, वहाँ तोड़फोड़ करने की लाठी चलाई, सब कुछ किया, लेकिन ग्राउंड पे बाकी जो होना चाहिए था वो जो इस कदर नहीं हुआ, उससे अमित शाह बहुत नाराज़ हैं बिहार बीजेपी के प्रदर्शन के नेताओं से। उनका कहना है कि भाई प्रधानमंत्री की माँ पे गाली हो गई, इतना बड़ा मुद्दा आ गया। प्रधानमंत्री ने उसका एड्रेस करके बताया कि कितना बड़ा मुद्दा है। आने वाले दिनों में नवरात्रि आने वाली है, छठ मैया का त्यौहार है, इस मौके पर किसी माँ को गाली दी जा रही है तो और किसी मुसलमान व्यक्ति की ओर से दी जा रही है। इससे बढ़िया मैनरिज्म क्या हो सकता है, इससे बढ़िया रणनीति क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इससे बढ़िया मुद्दा क्या हो सकता है। ये बात 6 दिन के बाद प्रधानमंत्री को आके बताना पड़ा बिहार के लोगों को। ये अलग बात है, उसी की वजह से आज
एनडीए का बिहार बंद का आह्वान किया गया है, थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। इस इंटरवेंशन के बाद, अमित शाह के इंटरवेंशन के बाद, प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद हो सकता है मुद्दा बने, लेकिन मुद्दा बनने से क्या होता है, वोटर किसके हैं ज़मीन पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ वोटर जेडीयू के हैं, वहाँ पे महिलाओं को जिस ढंग से नीतीश कुमार अपने पूरे तरीके से महिला वोटर को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस ढंग से हर घर को अनुदान के तौर पर वोटिंग से पहले 10,000 रुपये, वोटिंग के बाद सरकार बनने पर 2 लाख रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है रोजगार के नाम पे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये देखने वाली बात है। नीतीश कुमार का तिलस्म अपने आप में तय कर गया है कि एनडीए फिलहाल इस स्थिति में नहीं है वो सोचे कि नीतीश कुमार के अलावा किसी और को अपना नेतृत्व संभाल पाए। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर चिराग पासवान मौजूद हैं। चिराग पासवान इस बार 5 सांसदों वाले पार्टी के नेता हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 विधानसभा है, तो चाहते हैं तकरीबन 30 सीटों पर उनकी दावेदारी बनती है, तो चाहते हैं इस बार उन्हें 30 सीटों से लड़ाया जाए, उनकी पार्टी को लड़ाया जाए, एलजेपी को लड़ाया जाए, एलजेपी रामविलास के नाम से जो उनके पास पार्टी उसे लड़ाया जाए। दूसरी ओर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, महागठबंधन की ओर बैठे हैं उनके चाचा पारस, पशुपति कुमार पारस देख रहे हैं कि जितना भतीजे की पार्टी को एनडीए में सीट मिले, उससे ज़्यादा सीट वो लेकर के वोटरों के बीच दिखाएं कि दरअसल असली जो एलजेपी है, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, वही है। तो ये एक रस्साकसी फैमिली के अंदर चल रही, रवार ऑफ टक चल रहा है। इसमें जितनी अहमियत मिलती जा रही है नीतीश कुमार को हाल के दिनों में एनडीए के अंदर, उससे परेशानी है चिराग पासवान को, क्योंकि नीतीश कुमार अड़े पड़े हैं एक बात पर कि वो 122 सीटों से कम पे कतई नहीं लड़ेंगे। आपको बताया 243 सीटों के बिहार विधानसभा है। अगर जेडीयू 122 सीटों पर लड़ती है तो बाकी बची 121 सीटें, 21 सीटें में 180 सीटें में बड़े पार्टनर के तौर पर तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं रह जाएगी, क्योंकि वहाँ उन्हें सेट करना है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, उन्हें सेट करना है हम को, जीतनराम मांझी की पार्टी को, उन्हें सेट करना है अपने इस सीट से चिराग पासवान की पार्टी को। तो मान लीजिए चिराग पासवान 30 मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 5 या 7 मांगेंगे, 5-7 हम मांगेंगे, तो बाकी बचा क्या? 100 से भी कम सीटों पे क्या लड़ना चाहेगी जो अभी 77 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी है, वो क्या 100 से कम सीटों पर इस अलायंस में लड़ना चाहेगी? ये एक वार ऑफ रस्साकसी है। जैसा कि हमने कहा कि अभी तो धीरे धीरे जो हवा बह रही है वो एक आंधी मचने वाला है, और इस बीच में जो प्रशांत किशोर अपनी भूमिका अपने हिसाब से तय करने के लगे हुए हैं, दोनों साइड बैटिंग कर रहे हैं, इधर मारना हो रहा है, उधर मारना हो रहा है। कह रहे हैं उनका आईपैक है जो था, आईपैक से उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। कहते हैं वो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को अपना समर्थन दे रही है, आरजेडी के लिए काम कर रही है, उनका कैंपेन तैयार कर रही है। तो जो कुछ है लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, इधर उनके लोग वहाँ अलग अलग पार्टियों में जाकर रणनीति तय कर रहे हैं। बल्ले बल्ले हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनके पास लॉयर्स की इतनी मजबूत टीम है कि उनको भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जैसा नहीं माने, वो किसी बात को के लिए जाके मानहानि के मुकदमे पर सीधे जाके माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं, वो काउंटर अटैक करने वाले हैं। तो जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की कमजोरियों से सीखकर प्रशांत किशोर मैदान में हैं, मजबूती से, उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेना है, तो इन सब के बीच में बिहार में तूफान खड़ा होने वाला है। और ये तूफान खड़ा होने वाला है पर्यटकों की वजह से। जो बड़े राजनेता हैं, बड़े दलों के नेता हैं, वो पर्यटक के तौर पर अगले 30-35 दिनों बिहार में धूम मचाने वाले हैं। अब्दुल्ला ओवैसी हो, बहन मायावती हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या फिर जो रहा सा जो छोटे बड़े दल हो, तमाम लोग बिहार में जाने वाले, तमाम होटलों की बुकिंग हो गई। कहते हैं राहुल गांधी को इतना मज़ा आया है बिहार की इस यात्रा से, वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले एक और यात्रा निकाल दें। आप समझ सकते हैं जो मज़ा आने लगे बिहार के वोटरों के बीच, बिहार के जनसमर्थन के बीच नेताओं को, तो पर्यटन क्या चाहते हैं? मज़ा ही चाहते तो है। और ये बिहार का वो मौसम है जो कि बाढ़ से बचा रखा है बिहार को, और बिहार जितना बचा है उतना ही पंजाब बाढ़ से पीड़ित है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो अरविंद केजरीवाल समझेंगे कि बिहार ने जिस ढंग से बाढ़ से निपटा है खुद को तकनीकी योग्यता के लिए, जैसे लोग फिलीपींस जाते थे पहले, शिक्षा अच्छी फिलीपींस की थी, तो अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को फिलीपींस में शिक्षा का अध्ययन करने के लिए भेज दिया था। तो इस चुनाव के मौसम में अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि पंजाब में क्या मेजर्स अपनाया जाए बाढ़ से निपटने के लिए। वो बिहार अपनी यात्रा पर आए, यहाँ सीखें कैसे बिहार ने जो कुछ भी किया है वैसा कुछ करने की कोशिश करें। ये सीन बन रहा है, अब तूफान मचने वाला बिहार में। इंतजार कीजिए, बिहार की जनता आपके बीच, नेता अलग अलग रंग रूप में आने वाले हैं और आपको अपने लिए आकर्षित करने वाले हैं। आएँ आप एक अच्छे वोटर के तौर पे, एक सजग वोटर के तौर पे सबका परीक्षण करें, देखें, समझें, जानें और वोट करें। नमस्कार, धन्यवाद।